दोस्तों, सुरेखा जिसके पिता का 1.5 साल पूर्व देहांत हो जाता है। सुरेखा का एक भाई रहता है जिसका नाम अमित रहता है। केवल वही घर में कमाने वाला रहता है। लेकिन सुरेखा का भाई अमित, जो कि एक दुकान पर काम करता है, वो महीने का 10,000 पाता है। ऐसे में उससे ही पूरे परिवार का खर्चा चल रहा होता है। सुरेखा की मां जिन्हें टीबी रहता है। लेकिन सुरेखा का भाई अमित दिल्ली के जीबी रोड पर अक्सर जाया करता था और वहां पर महिलाओं के साथ वह सब कुछ करता जो कि उसे नहीं करना चाहिए। अमित, जो अभी 12वीं में पढ़ रहा होता है, ऐसे में बहन को अपने भाई की चिंता सताती है, क्योंकि एक और भाई अमित जीबी रोड पर जाता और वहां पर उन महिलाओं को मुंह मांगी रकम देता। ऐसे में अमित, जिसके पास घर के खर्चा चलाने के लिए पैसे ही नहीं बचते, वह कभी अपनी बहन सुरेखा को 500 तो कभी 800 देता। अब ऐसे में सुरेखा, जिसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी रहती, उसकी 3 बहनें रहती हैं। वो तीनों उससे छोटी रहती हैं। माँ जिन्हें टीवी रहता है, वो 500 में किस तरीके से अपने घर का खर्चा चलाएगी और कैसे वो अपनी माँ का दवाई करेगी, इलाज करेगी। 500 में क्या होता है, आजकल वह अपने भाई अमित को बहुत समझाती है कि वह जीवी रोड पर ना जाया करें और उन महिलाओं के ऊपर पैसे ना खर्चा करे। लेकिन अमित अपने बहन की एक नहीं सुनता है। वह जैसे काम से वापस लौटता है तो वह जीबी रोड पर जाता है और उन महिलाओं के साथ पूरी रात रंगीन करता है। इधर सुरेखा, जिसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बचती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। वो अपने भाई को बहुत समझाती है कि वो जीबी रोड की महिलाओं पर पैसे ना खर्चा करें। क्या उसे अपने घर की कंडीशन देखी नहीं जा रही। इधर माँ की तबीयत बहुत खराब है, उनकी इलाज के लिए पैसे नहीं। लेकिन अमित, जिसे उन महिलाओं की लत लग चुकी थी, वह हर रात उन महिलाओं के पास जाता और फिर मुंह मांगी रकम उन्हें देकर जेब खाली कर वापस लौट आता। जब बहन अपने भाई अमित की खाली जेब देखती तो उसे रोना आता। उसे कुछ समझ में नहीं आता, वो करे तो क्या करे। अब अमित का यह रोज का हो गया था। अमित हर रोज जीबी रोड जाता और फिर उन महिलाओं के साथ वह पूरी रात वही सब कुछ करता। बहन अपने भाई अमित से कहती है कि देखो भैया, अमित मम्मी तुम्हारे लिए रिश्ता खोज रही है। जल्द तुम्हारी शादी हो जाएगी। लेकिन जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जा रही है, तुम उन महिलाओं के पास ना जाओ, उन पर पैसे ना खर्चा करो, क्योंकि वही शादी के पैसे हम तुम्हारे लिए जोड़ करके रखेंगे और कुछ ही दिनों में मम्मी तुम्हारे लिए एक लड़की खोज देंगी। फिर तुम वहां जाना छोड़ दोगे। लेकिन अमित अपनी बहन की एक नहीं सुनता है। वह अपनी बहन से कहता है, अभी मेरी शादी नहीं हुई, जब होगी तब होगी। और यह कह करके वह काम पर चला जाता है और फिर वो उन महिलाओं के पास जाता है और पूरी रात वहां पर ही रहता है। इधर माँ को भी कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि छावनी देवी बीमार रहती है। उन्हें अपने परिवार की बहुत चिंता सताती। वह अपनी बेटी सुरेखा से पूछती हैं कि बेटा, क्या बात है जो तुम हमसे छुपा रही हो। आखिर तुम्हारा भाई तो इतने पैसे कमाता है। तुम्हारे पिता ने अपने मौत से पहले बेटे अमित को अपने दोस्त की दुकान पर लगवा दिया था। वह तो भले इंसान हैं, हर महीने अमित को सैलरी देते हैं, कभी भी उसकी पगार नहीं रोकते। ऐसे अमित पैसों का क्या कर रहा है? क्या उसे कुछ गलत चीजें लग गई हैं? क्या वह पीने का आदी हो गया है? सुरेखा अपनी माँ छावनी देवी से कहती कि मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं भैया, असल में एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में किताबें इतनी महंगी होती हैं, ट्यूशन का इतना खर्चा होता है, पैसे महीने पर खर्चे हो जा रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, कुछ ना कुछ इंतजाम हो ही जाएगा। छावनी देवी अपने बेटे के लिए रिश्ता खोजने लगती हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी अमित के लिए ऐसी लड़की नहीं मिल पा रही होती है जो कि नौकरी कर रही हो, यानी कि प्राइवेट जॉब कर रही हो। माँ को पता था कि अगर हम एक ऐसी लड़की खोज लेंगे जो कि अपने पैरों पर खड़ी होगी, कमा रही होगी, तो यह जो पूरे परिवार का खर्चा है, ये अच्छे से चलेगा और परिवार में सब कुछ कुशल मंगल रहेगा। क्योंकि छावनी देवी, जिनकी 4 बेटियां रहती हैं, एक बेटा रहता है, ऐसे में सभी बेटियां बड़ी रहती हैं। उनकी शादी की भी जिम्मेदारी रहती। एक अकेला अमित कमाने वाला अपनी 4 बहनों की शादी नहीं कर सकता। ऐसे में अगर उसकी पत्नी कुछ पैसे कमाएगी, घर में पैसे आएंगे, तो फिर चारों बेटियों की शादियां अच्छे से अच्छे घर में हो जाएंगे, धूमधाम से होंगे। इसलिए छावनी देवी अपने बेटे अमित के लिए रिश्ता खोजती हैं। लेकिन जितने भी लड़की वाले आते, वो छावनी देवी के परिवार की दयनीय स्थिति देखते हैं तो अपनी लड़की देने से साफ मना कर देते, क्योंकि घर ना तो पलस्तर रहता है और ना ही पेंट रहता है। घर में चूना कली भी नहीं रहती, केवल टेंट से बना हुआ घर रहता है।
ऐसे में कोई भी पिता, कोई भी परिवार ऐसे घर में अपनी बेटी को नहीं देना चाहेगा, जिनके घर में बस किसी तरीके से गाड़ी चल रही हो। कहीं भी अमित का रिश्ता तय नहीं हो पाता है, क्योंकि हर माता-पिता अपनी लड़की को एक संपन्न परिवार में देखना चाहते हैं, एक संपन्न परिवार में देना चाहते हैं। ऐसे में अमित, जो कि कपड़े की एक छोटी-मोटी दुकान पे काम करता है, लड़की वाले पता करते हैं तो पता चलता है कि अमित, जो कि जीप रोड पर जाता है, वो महीने का जितना भी पैसा कमाता है वो सब उन लड़कियों पर उड़ा देता है। जैसे लड़की वाले सुनते, एक तो लड़का गरीब है, उस पर से उसके चाल चलन भी सही नहीं, तो वह रिश्ता करने से साफ मना कर देते। इधर छावनी देवी, जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि वह करें तो क्या करें। इधर बेटियां बड़ी हो गई हैं, उनके भी हाथ गीले करने हैं, लेकिन यहाँ बेटा अमित अपनी सारी जिम्मेदारियों को भूल करके, वह तो बस उन महिलाओं के चक्कर में ही पड़ा था। हर रात उन महिलाओं के पास जाता और उनके साथ स्वर्ग की सैर पर निकल जाता। इधर सुरेखा, जो कि पढ़ी लिखी रहती है, उसे अपने परिवार की, अपने बहनों की और खुद की सभी की चिंता सताती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वह करे तो क्या करे। इसलिए वह फैसला करती है कि वह अपने बड़ी बहन की, यानी कि अपने बड़ी दीदी की, जल्द से जल्द शादी कर देगी। लेकिन अब दीदी की शादी करने के लिए उसके पास कई लाख रुपए होने चाहिए। वह सोचती है, विचारती है कि करे तो क्या करे। अब उसके मन में ना जाने ऐसा क्या हो जाता है। अपने एक दोस्त को फोन करती और पूरी बात बता देती। अब जैसे ही दोस्त यह सुनती है, तो पहले तो कहती है कि देखो, हमारे पापा की कंपनी है, लेकिन हमारे पापा की उस कंपनी में कोई भी महिला काम नहीं करती है। वहां पे 200 से 300 मजदूर काम करते हैं। अब ऐसे में अगर तुम वहां पर काम करने जाओगी एक अकेली महिला, तो तुम्हारे लिए वो कोई सुरक्षित जगह नहीं होगी। माना कि फैक्ट्री मेरे पापा की है, लेकिन 200 से 300 मजदूरों के बीच एक महिला का काम करना कहीं से सुरक्षित नहीं है। इसलिए मैं कोशिश करूंगी कि कहीं तुम्हें नौकरी दिलवा दूं। सुरेखा की दोस्त मीनाक्षी अपनी दोस्त सुरेखा के लिए जॉब खोज रही हो, लेकिन दिल्ली में जितने भी प्राइवेट जॉब होते हैं, वहां पर इंग्लिश आना और इंग्लिश का बोलना बेहद कंपलसरी होता है। इधर सुरेखा, जिसे इंग्लिश बोलने नहीं आती, वो किसी तरीके से टूटी फूटी इंग्लिश बोल लेती है। लेकिन जब वो इंटरव्यू देने के लिए जाती तो वहां पर वह सब इंग्लिश में बोलते। इधर सुरेखा घबरा जाती और टूटी फूटी इंग्लिश भी उन लोगों के सामने बोल नहीं पाती। ऐसे में सुरेखा 8 से 10 ऑफिस इंटरव्यू देने जाती, लेकिन कहीं भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। अब वो थक हार कर बैठ जाती है। इधर मीनाक्षी को भी कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर वो करे तो क्या करे, क्योंकि मीनाक्षी और सुरेखा दोनों बेस्ट फ्रेंड रहती हैं। मीनाक्षी सुरेखा से कहती है कि मुझे बहुत अफसोस है, सुरेखा, कि मैं तुम्हारे लिए कोई जॉब नहीं ढूंढ पाई। तुम अंग्रेजी सीख लो, जैसे तुम फ्लूट इंग्लिश बोलना सीख लोगी, तुम्हारी जॉब एक बार में ही लग जाएगी। सुरेखा को भी लगता है मीनाक्षी बिल्कुल सही कह रही। इसके बाद वो इंग्लिश सीखना शुरू कर देती है। अब वो ट्यूशन से इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर रही होती है, लेकिन ऐसे ही 2 से ढाई महीना हो जाता है। सुरेखा को इंग्लिश बोलने नहीं आती है, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए घर में वो माहौल होना चाहिए, आसपास वो माहौल होना चाहिए। अब ऐसे में जहां सभी लोग हिंदी बोल रहे हो, भोजपुरी बोल रहे हो, तो सुरेखा इंग्लिश सीखे तो कहां से सीखे। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती है। वो अपना टेंस में सब सीख रही होती है। अब सुरेखा, जिसे ना तो पास्ट इंडेफिनिट समझ में आता है, ना तो पास्ट फ्यूचर समझ में आता है, वो यही सब चीजों में उलझी रहती है। इधर सुरेखा का भाई अमित, जो अब सुरेखा को 800 भी देना बंद कर देता है। अब वो पूरे पैसे वही जीबी रोड की महिलाओं पर खर्चा कर देता है, क्योंकि अमित, जो कि नई नई महिलाओं के साथ जीबी रोड पर वह सब कुछ कर। सुरेखा अपने दोस्त मीनाक्षी को पूरी बात बताती है कि जो उसका भैया 800 उसे देता था, अब वो भी उसने देना बंद कर दिया है। अब पूरा पैसा, जितनी भी उसकी पगार मिलती है महीने की, वो उन महिलाओं पर खर्चा कर देता है, उड़ा देता है। जब मीनाक्षी ये सुनती है तो कहती है कि देखो सुरेखा, हमारे पास एक आइडिया है। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या हम तुम्हें बता सकते हैं। अगर तो हमारे ना किया है, तुमने हमारे लिए ऑफिस में बात की, लेकिन इसमें हमारी गलती है, इंग्लिश नहीं आती, हमें कहीं जॉब नहीं आई। तो क्या कहना चाहती हो? तो जो भी कहोगे तुम्हारा हुक्म सर, आंखों पर होगा। दोनों सहेलियां हंसने लगती। देख, तुम्हारा भाई अमित उन महिलाओं के पास वो सब कुछ करने जाता है जो कि एक पति पत्नी एक दूसरे के साथ करते हैं, और अमित पूरे पैसे वहीं पर खर्चा कर देता है, उड़ा देता है। अगर अमित को यह सब कुछ घर में ही मिले, तो फिर अमित वहां जाना छोड़ देगा। सुरेखा कहती है, मैं समझी नहीं, तुम क्या कहना चाह रही हो। मीनाक्षी कहती है कि देखो सुरेखा,
अगर तुम अपने भाई के साथ सब कुछ करोगी, तो तुम्हारा भाई जीबी रोड पर जाना ही बंद कर देगा और ऐसे में सारे पैसे तुम्हारे हाथ में होंगे। यानी कि 10,000 रुपए हर महीना तुम्हारे हाथ में होगा, वो तुम्हें मिलेगा। अब जैसे सुरेखा यह सुनती है तो खुशी से पागल हो जाती है और कहती है, क्या तुम सच कह रही हो? हर महीने मुझे 10,000 मिलेगा। मीनाक्षी कहती है कि हाँ, लेकिन अगर जैसा मैंने कहा है तुम वैसा करोगी तब, क्योंकि तुम्हारा भाई वो सारे पैसे उन महिलाओं को दे देता है। अगर तुम वह सब कुछ करोगी तो तुम्हारा भाई अमित तुम्हें सारे पैसे देगा और ऐसे में जब उसे घर में ही सब कुछ मिले, तो वो अपने पैसे उन महिलाओं को क्यों देगा? जब सुरेखा यह सुनती है, तो फिर जैसे अमित रात को खाना खाने आता है, सुरेखा अमित को खाना देती है और इसके बाद जैसे अमित जाने लगता है, तो सुरेखा कुछ ऐसा करती है, जिसे देखने के बाद अमित अपना होश खो देता है। उसके बाद सुरेखा सोफे पर जाकर के सो जाती है। अमित भी सुरेखा के पीछे-पीछे जाता, क्योंकि आज तक उसने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। सुरेखा जांघ बहुत मोटी रहती है। वो इतनी ज्यादा मोटी रहती है कि जिसे देखने के बाद अमित संयम नहीं बरत पाता है और फिर अपनी बहन के साथ वो सब कुछ करता है। ऐसे सुबह हो जाती है। सुरेखा अमित को बहुत ज्यादा खुश कर देती है। अब दोनों पसीने से भीग जाते हैं। अब सुरेखा का और अमित का यह रोज काम हो गया था। रोज सुरेखा और अमित एक दूसरे के साथ सोफे पर वही सब कुछ करते रहते। सुरेखा मन ही मन बहुत खुश होती, क्योंकि उसे पता था कि जब अमित को वो सब कुछ घर में ही मिलेगा, तो भला वो बाहर क्यों जाएगा। इसलिए वो अपनी दोस्त के कहने पर लगातार अपने भाई अमित के साथ यह सब कुछ कर रही होती है। मिशन कामयाब भी होता है। अब अमित अपनी बहन सुरेखा से इतना ज्यादा खुश होता है कि वह अपनी पूरी पगार 10,000 सुरेखा के हाथ में लाकर रख देता है। सुरेखा बहुत खुश होती। वह तुरंत व्हाट्सएप पर मीनाक्षी को एक फोटो भेजती है। फोटो जिसमें सुरेखा के हाथ में 10,000 रुपए थे। जैसे मीनाक्षी यह देखती, तो वो बहुत खुश होती है। अब सुरेखा का और अमित का यह रोज का हो जाता है। ऐसे ही एक साल हो जाता है। एक साल में सुरेखा के पास इतने पैसे आ जाते हैं कि वह अपने भाई की और अपनी सभी बहनों की बड़े ही धूमधाम से शादी कर देती है। जैसे ही घर में अमित की पत्नी आती है, तो अमित अब सारे पैसे अपनी पत्नी को देने लगता है, क्योंकि वह अब सब कुछ अपनी पत्नी के साथ करता है। शुरू-शुरू में तो सुरेखा को यह लगता है कि अब उसकी भाभी आ गई है, तो सब कुछ अच्छा रहेगा। लेकिन सारे पैसे अमित की पत्नी नंदिनी अपने पास ही रख लेती है। वो सुरेखा को उसकी माँ के इलाज के लिए पैसे भी नहीं देती। सुरेखा को कुछ समझ में नहीं आता है कि वह करे तो क्या करे। इसलिए वह अपने भाई अमित से कहती कि भैया, आप पूरे पैसे भाभी को दे देते हैं। नंदिनी भाभी मम्मी की इलाज के लिए पैसे नहीं देती। अब जैसे अमित ये सुनता है, तो कहता है मैं तुम्हारी भाभी नंदिनी से बात करूंगा। वह आलिया अपनी पत्नी नंदिनी से बात करता है कि आखिर नंदिनी उसकी माँ के इलाज के लिए उसे पैसे क्यों नहीं देती। लेकिन नंदिनी साफ कर देती है और कहती है कि तुम्हारी बूढ़ी माँ को तुम ले जाकर के वृद्धा आश्रम में रख दो और अपनी बहन सुरेखा की शादी कर दो। अब जैसे अमित ये सुनता है तो वह अपनी पत्नी से कहता है कि ठीक है, जैसा आप कह रही हो मैं वैसे ही करूंगा। जब सुरेखा यह सुनती है तो उसे बहुत बुरा लगता है कि पत्नी के आने के बाद उसका भाई कितना बदल गया है। उसे अपनी माँ की कोई चिंता नहीं। पिता को उसने पहले ही खो दिया। एक माँ ही बची है जिसकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन यहाँ भाई तो अपनी पत्नी के पल्लू से इस तरीके से बंध गया है कि वह सिर्फ अपनी पत्नी की सुन रहा है। अब सुरेखा को कुछ समझ में नहीं आता है। सुरेखा अपनी दोस्त मीनाक्षी को फोन करती है, तो मीनाक्षी को भी कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या। इसलिए वो सुरेखा को आइडिया देती है और कहती है कि देखो सुरेखा, जब तुम्हारे भैया और भाभी रात में वो सब कुछ करें, तो तुम उनका वीडियो बना लेना। सुरेखा कहती है कि मैं उनका वीडियो बना करके क्या करूंगी। मीनाक्षी कहती कि पहले तुम उनका वीडियो बना लो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि आगे क्या करना, और मुझे तुम वीडियो देना। इसके बाद सुरेखा वैसे ही करती है। वो अपने भैया और भाभी का वो वाला वीडियो बना लेती है। जैसे वीडियो बनता है, सुरेखा मीनाक्षी को देती है। जैसे सुरेखा मीनाक्षी को वीडियो भेजती है, मीनाक्षी सुरेखा को 2,000 भेज देती है। उसके अकाउंट में सुरेखा को मैसेज आता है कि उसके पास 2,000 आ गए। उसके अकाउंट में बहुत खुश होती। वो मीनाक्षी से कहती कि आखिर तुमने मुझे इतने पैसे क्यों दिए। मीनाक्षी कहती है कि देखो तुम्हारे भैया और भाभी तुम्हारी एक नहीं सुन रहे थे। अब तुम भी उनके साथ वैसे ही करो जैसा वह तुम्हारे साथ कर रहे हैं, मतलब टिट फॉर टट। अब सुरेखा का ये रोज काम हो गया, तो वह रोज अपने भैया और भाभी का वीडियो बनाते मीनाक्षी को भेजती।
सुरेखा को 2000 भेज देती। अब ऐसे 1 साल हो जाता है, सुरेखा के पास इतने पैसे आ जाते हैं कि वह अपना फ्लैट लेती है और अपनी माँ को लेकर के वहां जाकर के रहने लगती है। लेकिन अब वो अपने भैया और भाभी का वीडियो नहीं बना पाती। एम्स हॉस्पिटल में सुरेखा अपनी माँ छावनी देवी का इलाज करवाती है। कुछ ही महीने बाद छावनी देवी, जिनकी सेहत में सुधार आ जाता है, अब छावनी देवी अपनी बेटी से बहुत खुश रहती हैं। वह अपनी बेटी के लिए लड़का खोजती है। छावनी देवी को अपनी बेटी के लिए एक परिवार पसंद आ जाता है। परिवार उसी फ्लैट में रहता है। अब ऐसे में छावनी देवी को लगता है कि अगर उनकी बेटी की शादी उस लड़के से हो जाएगी, तो उनकी बेटी उसी फ्लैट में रहेगी और जब भी उनका मन करेगा वह अपनी बेटी से मिल सकेंगे और बेटी भी उनसे हर समय मिलने आ सकती है। बड़े धूमधाम से छावनी देवी की बेटी सुरेखा की शादी मोहन से हो जाती है। पति और पत्नी बेहद खुश रहते हैं, लेकिन सुरेखा को जैसे पैसों की लत लग चुकी थी, वो अब अपने पति के साथ भी वो सब कुछ करती, वीडियो बनाती अपना और अपने पति का उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड मीनाक्षी को भेज देती। इसके बदले में मीनाक्षी उसे 2000 देती। अब ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है। इसके बाद सुरेखा के पास इतने पैसे आ जाते हैं कि वो लग्जरियस लाइफ जीने लगती है। सुरेखा के पास इतने पैसे आ जाते हैं कि वह अपने पति मां को लेकर के दुबई शिफ्ट हो जाती है। अब पूरा परिवार दुबई में हंसी खुशी रह रहा है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको यह कहानी बेहद पसंद आई होगी। आपका इस पर क्या सुझाव है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज की स्टोरी यहीं पर खत्म करते हैं और कल फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। चलिए, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। दोस्तों, इस प्रकार की कहानी सुनाना हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता है, लेकिन आप लोग इस प्रकार की कहानियां सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए हम आप लोगों के लिए इस प्रकार की कहानी घटनाएं खोज कर लाते हैं और आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। धन्यवाद।